तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हमें क्लास 11th और 12th के टॉपिक्स को एक साथ करना है अगर हम क्लास 12th में आ चुके हैं या फिर ड्रॉपर हैं तो। अब यहाँ पे क्लास 12th के स्टूडेंट्स और ड्रॉपर्स में ये अंतर हुआ कि जो ड्रॉपर्स हैं उन्होंने 12th का सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली पढ़ लिया होगा एक बार, है ना। बट स्टिल ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल होगी। ओके, तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें जिनका 11th हो चुका है ना, कोचिंग के लेवल पे हो चुका है, समय के लेवल पे हो चुका है, लेकिन उनकी तैयारी के लेवल पे नहीं हुआ है और अब वो आ चुके हैं 12th में। तो अब यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली वो 12th के चैप्टर्स कर रहे होंगे या फिर जो कोचिंग में कराया जा रहा होगा वो कर रहे होंगे, है ना, या फिर अपनी ही कुछ जेई की बुक्स उठाकर वो काम कर रहे होंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर आपको क्लास 12th से कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, है ना। अगर 11th आपका सपोज 60% कम्प्लीटेड है तो आपको पहले 11th कंप्लीट करनी चाहिए, फिर 12th में आना चाहिए। जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है उसको फॉलो करना चाहिए, राइट। इसमें फिर आप थोड़ी सी फेरबदल ये कर सकते हो कि आप हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट वाले जो टॉपिक्स हैं वो आप पहले कर लो, राइट। ये टॉपिक्स कहाँ दिए होते हैं? ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे कम्युनिटी पोस्ट में, अगर आप स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा। अदरवाइज़ वैसे तो 12th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है SRP, बट वहाँ पे अवेलेबल है ना। बाद में हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बना देंगे और वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। बट अभी ये करेंटली वहाँ पे और कम्युनिटी पोस्ट में आपका अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो। अब अगर आप किसी कोचिंग में हो और कोचिंग वाले आगे बढ़ चुके हैं क्लास 12th में, आप हो तो क्लास 12th का सिलेबस वो लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो उस पर वो लोग फोकस करेंगे अपना, वो तो अपने टाइम से चलेंगे, है ना। अब आपका छूट गया तो उन्हें क्या, है ना, वो तो आपके लिए रुकेंगे नहीं। तो इस बात को समझते हैं हम कि वो नहीं रुकने वाले। वो नहीं रुकने वाले इसका मतलब क्या है? वो नहीं रुकने वाले इसका मतलब ये है कि ऐसा ही चलता रहेगा। मत सोच लेना कभी गलती से कि 11th के लिए वो लोग तुम्हें टाइम दे देंगे, नहीं देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन ये है कि आपको ऐसा लगता रहता है कि 12th में कहीं कभी छुट्टियां होंगी, कभी दिवाली हॉलीडे होंगे, कभी ये होगा कभी वो होगा, तो हमें टाइम मिलता जाएगा, टाइम मिलता जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। 12th एक बार अगर शुरू हो गई तो कोचिंग का सोल फोकस रहेगा क्लास 12th, ठीक है। अगर आपको 11th भी करनी है साथ में तो आपको अभी से करना होगा, कहीं बीच में ही शुरू करना होगा, है ना। फिर आप बोलोगे कि नहीं, कोचिंग का तो जो सिलेबस चल रहा है वो हमसे बैलेंस हो नहीं पा रहा, हम 11th कैसे ऐड करें, या फिर चलो ठीक है इसका बैलेंस हो जा रहा है लेकिन 11th ऐड करेंगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा। नहीं, आपका अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो इम्बैलेंस करो। कोचिंग और आपकी जो सेल्फ स्टडी का इम्बैलेंस हो रहा है तो इम्बैलेंस करो, 11th 12th का इम्बैलेंस हो रहा है तो करो। क्योंकि 11th करने का और कोई मौका आपको ज़िंदगी में मिलने नहीं वाला, ठीक है। आपको ज़िंदगी में 11th करने का और कोई मौका नहीं मिलेगा। जो कोचिंग में चल रहा है वैसा चलता रहेगा, कोई होप्स मत रखना। फिर वो बोलते हैं कि नहीं लास्ट में हम देते तो हैं मौका रिवाइज करने का, हम तो जनवरी तक फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं। अरे भाई ये क्या बात हुई? लास्ट में कोई थोड़ी पढ़ता है 11th, ऐसे थोड़ी होता है। 11th है, 11th में 11th नहीं हुई, पहली बात तो चांसेस है कि 12th में 12th भी नहीं होगी, है ना। लेकिन चलो छोड़ो, मान लेते हैं 12th हो गई, तो अब क्या 11th लास्ट में रिवाइज करोगे? डज इट मेक सेंस? नहीं, इट डजेंट मेक सेंस, ठीक है। ना 11th लास्ट में पढ़ना सेंस बनाता है, ना रिवाइज करना सेंस बनाता है। आपको 11th का रिवीजन भी कंप्लीट करना होगा और जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट करना होगा, इसी समय में करना होगा, है ना। कोशिश करो बिफोर अक्टूबर सब कुछ हो जाए, है ना। बिफोर अक्टूबर ही सब कुछ करना होगा। दिवाली हॉलीडे से शुरू नहीं करना है, दिवाली हॉलीडे से पहले कंप्लीट कर देना है, समझ रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहली बात तो अपने जो टारगेट्स हैं वो सही रखें अपन, है ना, और कन्फ्यूजन्स में ना रहें। ये सिंपल सी बात है, ये मत सोच लेना। और होप्स मत बनाओ उल्टी सीधी। होप्स बनानी है तो अपने आप से बनाओ, किसी और से क्यों होप्स बनाते हो, है ना। और अगर अपने आप से होप्स बनाने की ज़रूरत भी है तो फिर फ़ायदा ही क्या है अपने आप से होप बनाने का? हद है, अपने आप से कौन होप बनाता है? आप जो कर रहे हो वो तो आपको पता ही है ना। होप तो आप उससे बनाते हो ना जिससे नहीं पता वो क्या करेगा। आपको तो पता है अपना आप क्या करोगे, जो भी होगा आप ही को पता होगा कि आप क्या करोगे। तो होप इसलिए ना किसी और के लिए वर्क करती है, ना आप अपने लिए होप बनाते हो तो ये वर्क करता है। ये बस आपको कुछ समय के लिए डिल्यूजन की स्टेट में रखने के लिए, कि आप कुछ समय टेम्पररी हैप्पीनेस में बता दो, इसके लिए होती हैं होप्स, ठीक है। तो शब्दों में उपयोग करते हैं होप्स का, लेकिन असलियत में अपने को ये होप नहीं करना, तो ये मानना नहीं होता कि कोचिंग वादा कर रही है अगर तो फुलफ़िल कर ही देगी। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है इस बात की, ठीक है। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं इस बात की, उनका क्या फ़ायदा होगा करके, है ना। फ़ायदा जो हो रहा है तुम्हारा हो रहा है, तुम अपना देखो ज़रा।
तो अब ये करना कैसे है? जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, 11th और 12th का जो सिलेबस है या फिर जितना आप उस पर टाइम स्पेंड करते हो, है ना? आपको 11th पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है? कैसे? कि 11th में सपोज़ आप टाइम स्पेंड करते हो और 12th में जो टाइम स्पेंड करते हो उसका रेशियो अगर अपन निकालें, तो वो होना चाहिए अभी करंटली 2:3। मतलब अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे 11th को दो सिलेबस के और 6 घंटे 12th को दो। भैया ऐसे कैसे करें? ऐसा कैसे करें मतलब क्या होता है? तुम्हारे तुम्हें जो दिक्कत आ रही है वो किस लिए आ रही है? इसलिए आ रही है ना कि नहीं, 12th में मेरा तो कोचिंग में ही 6 घंटे निकल जाता है या 4 घंटे निकल जाता है, बाकी टाइम कैसे निकालूँ? तुम्हें निकालना होगा, मे बी तुम्हें छुट्टी लेनी होगी, है ना? क्योंकि इस बात की अर्जेंसी को समझो, बच्चे अर्जेंसी को नहीं समझते हैं कि आपको सिलेबस अभी कंप्लीट करना है ना? अदरवाइज़ रह जाएगा, है ना? रैंक रह जाएगी आपकी। तो जो भी हो रहा है, होमवर्क दे रहे हैं वो लोग 12th का, आधा कर लो, सेलेक्टेड क्वेश्चन करो उसमें से, कहीं से भी समय निकालो, बट यू हैव टू टेक टाइम, ठीक है? या फिर अपने जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ़ आवर्स हैं वो बढ़ा दो, ठीक है? 10 घंटे की जगह 12 घंटे कर दो, बट ये कब तक वर्क करेगा? 10 के 12 कर लोगे, 12 के 14 कर लोगे, चलो बहुत मेहनत करके, लेकिन वो रोज़ नहीं हो पाएंगे। 16 कर लोगे, 18 कर लोगे, अरे 24 कर लोगे क्या? नहीं ना। तो कैसे अपन काम करें? ये काम हम करते हैं अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करके, मेथड्स इंप्रूव करके। द जे कम्युनिटी के चैनल पे जितनी भी सारी वीडियोज़ हैं वो इसी के ऊपर हैं, क्योंकि आप अपने पढ़ने का टाइम डबल नहीं कर सकते। आप अगर 10 घंटे पढ़ते हो तो 10 से 20 नहीं कर सकते आप। समझ रहे हो ना? इम्प्रैक्टिकल है ये। लेकिन हाँ, आप अपनी एफिशिएंसी को डबल कर सकते हो। पढ़ने की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा सकते हो। अपने मेथड्स को इम्प्रूव कर सकते हो। समझ रहे हो? तो सारा कुछ जो भी है द जे कम्युनिटी के द्वारा अवेलेबल, वो सब इसलिए है कि आपका काम जो है वो जल्दी हो जाए, है ना? इफेक्टिवली हो जाए। समझ रहे हो? अब पहली बात तो ये कि 2:3 में डिवाइड करें और एटलीस्ट 3 महीने इस चीज़ को फॉलो करें। एटलीस्ट 3 महीने इस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है? ये फार्मूला है 11th और 12th को साथ में करने का, ठीक है? दिस इज़ द फार्मूला, ये आपको करना है। अब अगर इसमें ऐसा होता है कि 2 महीने में आपके 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी बात है फिर तो, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। तो अब बेसिकली क्या है कि लोग जो 11th में जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है? और उनकी नहीं हुई हैं, उनको बैकलॉग समझते हैं ना? तो उसको बैकलॉग की तरह मत देखो, उसको फ्रंट लॉग की तरह देखो। मतलब ये कि ये वो चीज़ें नहीं हैं जो आपकी छूट रही हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपको करनी है। ऐसे देखो, जब आप कोचिंग के स्ट्रक्चर को, शेड्यूल को स्टैंडर्ड बना लेते हो, तो उसके रिस्पेक्ट में ये बैकलॉग है। लेकिन आपकी प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में ये फ्रंट लॉग है। फ्रंट लॉग मतलब जो आपको आगे करना है, ठीक है? फ्रंट लॉग जैसा कोई शब्द होता नहीं है, बट मैं बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ये छूटी हुई चीज़ नहीं है, ये करने वाली चीज़ है, ठीक है? इसको देखो, तो छूटे हुए से हम ये मान लेते हैं कि वो छूट ही गया, उसका समय निकल ही गया। इसका मतलब जो अभी चल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो छूट गया वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपने कुछ 11th के ऐसे बेसिक्स मिस कर दिए हों, है ना? एज़ अ बैकलॉग, जो भी आप कहते हो, है ना? जो कि 12th में काम आने वाले हों। अब मिस कर दिए तो नुकसान तो होगा ना, है ना? लेकिन फिर आपसे कोई बोलता रहेगा नहीं 12th का करो, 12th का करो, 12th का करो, तो फिर आपका दिमाग तो ख़राब होगा ना, है ना? नुकसान तो आपका होगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, हो सकता है जो छूटी हुई चीज़ें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों, है ना? तो जब हम कहते हैं बैकलॉग, तो इसका मतलब सबकॉन्शियसली हम बोल रहे होते हैं कि ये जो छूटा हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अभी चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, छूटा वाला सेकंड प्रायोरिटी है। ज़रूरी नहीं ऐसा हो, उनको आप ऑलमोस्ट बराबर प्रायोरिटी पर रखो, ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और क्या है इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे अपन चैप्टर्स को कर रहे हैं तो ना इनको ना ओवरलैप तरीके से करें। मतलब ये कि चैप्टर 1 की जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब चैप्टर 2 की थ्योरी हम शुरू कर देंगे। चैप्टर 2 की जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, चैप्टर 3 की थ्योरी तब शुरू कर देंगे। तो ओवरलैप्ड वे में करो, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली ये किस तरह से वर्क करता है इसके ऊपर कुछ वीडियोज़ हैं, है ना? वो तुम देख सकते हो, मे भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज़ खुद सर्च कर सकते हो यूट्यूब चैनल पे, राइट? सर्च किया करो, रोज़ आके कुछ जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट की वीडियोज़ होती है ना, अपनी रिक्वायरमेंट को समझा करो और यूट्यूब पे सर्च किया करो द जे कम्युनिटी स्पेस अपना जो 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 कुछ भी रिक्वायरमेंट है उसको सर्च किया करो। चांसेस हैं कि उस पे वीडियो एक ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है? और बैकलॉग्स पे इन सब चीज़ों पे वीडियोज़ बना चुके हैं ऑलरेडी। और इनफैक्ट बैकलॉग्स और रिवीजन के ऊपर एग्जैक्टली ये जो टॉपिक है, एग्जैक्टली ये जो टॉपिक है कि कैसे अपने बैकलॉग्स क्लियर करने हैं और कैसे रिवीजन शुरू कर देना है अभी, है ना? रिवीजन भी शुरू कर देना है अभी, क्योंकि लास्ट के टाइम पे रिवीजन करना स्टूपिड होता है। यस, स्टूपिड होता है। वो तब जब आप लास्ट के टाइम पे पहली बार रिवीजन कर रहे हो। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान रिवीजन्स कर चुके हो, फिर लास्ट में भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन लास्ट में ही आप पहली बार रिवीजन कर रहे हो, दैट इज़ स्टूपिड। ठीक है? तो इसके ऊपर एक पूरा वेबिनार है, पूरा एक वेबिनार है इसके ऊपर, राइट? और ये जो वेबिनार है, संडे को ये आपको आफ्टरनून में और इवनिंग में भी मिल जाता है ना? अदरवाइज़ यूजुअली ये 9 पीएम टू 10 पीएम ही अवेलेबल होता है, ठीक है? जो वेबिनार का रिप्ले है, ठीक है? तो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू वॉच इट, क्योंकि 1 घंटे में जो मैंने एक्सप्लेन करके बता रखा है, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्लियर करे हैं, जो क्रॉस क्वेश्चंस हैं, है ना? ये सारी चीज़ें कर रखी हैं। और जो कंटेंट है उसके अंदर आपको 3 मेजर गाइड पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं ये काम करने के लिए, है ना? और उससे पहले आपको क्या-क्या अपनी प्रिपरेशन में करना है, वो सब एक्सप्लेन कर रखा है और बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। तो जैसा वेबिनार में एक्सप्लेन्ड है, वैसा यूट्यूब पे नहीं हो पाएगा, ठीक है? इस वीडियो में वैसा नहीं कर पाऊँगा, है ना? जैसा उस वेल प्रिपेयर्ड वेबिनार में था जिसमें प्रॉपर स्लाइड्स थी, प्रॉपर चीज़ें थी, है ना? तो बेस्ट रहेगा कि आप उस वेबिनार को देखें, ठीक है? बेस्ट यही रहेगा, ऑलराइट? और वहाँ पे अपना कुछ सवाल भी आप पूछ सकते हो, है ना? सवाल का जवाब देने में हो सकता है हमें देरी लग जाए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और पर्सनली सारे स्टूडेंट्स का जवाब देना, समझ रहे हो? इट इज़ वेरी, वेरी, वेरी टाइम टेकिंग, है ना? लेकिन हम जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं, ऑलराइट? और अगर लाइव होता है तो उसमें हम क्वेश्चंस का जवाब दे ही देते हैं, ऑलराइट? तो उस वेबिनार को देखो अभी, है ना? जो इस वीडियो में बताया है वो करो, जो वेबिनार में बताया है वो करो, है ना? बाकी अगर किसी को ये सब कुछ चाहिए एक्सेलरेटेड मोड में, तो इसके लिए हमारे पास प्रोग्राम भी अवेलेबल है। यस, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। अब ये चीज़ है जो ड्रॉपर के लिए नहीं है ना? ड्रॉपर्स के लिए ये चीज़ नहीं है, आई एम सॉरी। जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, वो अभी जो चल रहा है वो जेईई 2022 एस्पिरेंट्स के लिए चल रहा है, राइट? ये उन लोगों के लिए जो कि 12th में आ चुके हैं 11th से। अब यहाँ पे क्या-क्या इंक्लूडेड है? यहाँ पे बैकलॉग्स, रिवीजन, एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग और साथ में पूरा जो जेईई का आपका पोर्शन है, जितना लेफ्ट रह गया है ना? यानी कि अभी से आपके जेईई एडवांस 2022 तक, तब तक के लिए गाइडेंस और जितने भी मेथड्स इंप्रूव करने वाली चीज़ें हैं वो सारी। पीएसपी के अंदर जो कंटेंट था वो आपको मिलेगा। रिवीजन कोर्स के अंदर जो कंटेंट था वो आपको मिलेगा। जीएमपी के अंदर जो कंटेंट था वो भी आपको मिलेगा। ये जो 3 मेजर कोर्सेज़ थे टीजेसी के, है ना? खासकर पीएसपी और जीएमपी, इनके जो कंटेंट्स हैं सारे आपको उस प्रोग्राम में मिलेंगे। तो उस प्रोग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मोस्ट प्रोबेबली दे रखा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करो और इस प्रोग्राम को आप जॉइन कर सकते हो। अगर आपको ये सारे काम जो है एक्सेलरेटेड वे में करने हैं, ठीक है? क्योंकि एक वीडियो में वी कैन ओनली टेल सो मच। फिर अ, उसको और एक्सप्लेन करने के लिए हम वेबिनार्स में इसको कवर करते हैं, है ना? और वो वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, राइट? और जो प्रोग्राम है उसमें डेली बेसिस पे इस बात पे वर्क होगा, है ना? डेली बेसिस पे जो वर्क हो रहा है, ठीक है? दैट विल बी सो टारगेटेड एंड सो इफेक्टिव, है ना? ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, मैं बता भी क्यों रहा हूँ। ये तो कॉमन सेंस है, आप समझ सकते हो, ठीक है? तो ये एक्सप्लेन करने की जगह मैं आपको पाथ एक्सप्लेन करता हूँ कि इस वीडियो में जो बताया आपको, ये आपको करना है, ठीक है? ठीक है? ओवरलैपिंग मेथड कि जब आप चैप्टर 1 की प्रैक्टिस करो, चैप्टर 2 आप शुरू कर दोगे थ्योरी, ठीक है? दूसरा, टाइम आपको कितना देना है? तीसरा, आपको अभी शुरू करना है, ठीक है? टाइम कितना देने में ये क्लियर कर लेना, जो रेशियो है वो 2:3 है, ठीक है? 11th का 2 और 12th का 3, ठीक है? और बैकलॉग प्लस रिवीजन दोनों चीज़ें अभी स्टार्ट करनी है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने इस वीडियो में कवर करी विद अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, है ना? और आपके इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो गए होंगे, है ना? मैंने कुछ 10 क्वेश्चंस को माइंड में रख के इस वीडियो का जो कंटेंट है वो बनाया है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे फॉर्म में करता तो लंबा हो जाता। तो उसको शॉर्ट करके मैंने अभी में ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ताकि पहले से ही आप जो क्वेश्चन पूछने वाले हो, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो उसमें क्लियर हो जाएँ, ऑलराइट? और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, मोर नॉलेज के लिए और उन 3 गाइड पॉइंट्स को जानने के लिए, जो कि इस काम को एग्जीक्यूट कराएँगे, आप वेबिनार देखो। वेबिनार का जो टाइटल है वो होगा हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स एंड स्टार्ट रिवाइजिंग नाउ। और अगर ये सारा काम आपको एक्सेलरेटेड वे में करना है, तो यू एनरोल योरसेल्फ इन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो है वो सबके लिए नहीं है, इसका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो सबके लिए है, ठीक है? आपको प्रोग्राम में आना हो ना आना हो, एलिजिबिलिटी टेस्ट दो, ठीक है? और सीखो चीज़ें, ठीक है? वैसे तो आप अगर देखोगे प्रोग्राम के बारे में, अगर आप डिटेल्स देखोगे तो आप आना ही चाहोगे, क्योंकि कौन नहीं आना चाहेगा? क्योंकि जब उसके अंदर बैकलॉग्स का वर्ड है, रिवीजन का वर्ड है, गाइडेंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है,
पेपर सॉल्विंग है, एवरीथिंग, कुछ बचता ही नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है। आप थ्योरी कहीं से पढ़ रहे हो, ठीक है, कहीं से भी पढ़ रहे हो आप थ्योरी, है ना, उसके लिए आप मोस्ट प्रोबेबली कोई बुक ले चुके होगे, आप उसके लिए किसी किसी ऑनलाइन लेक्चर्स में एनरोल हो चुके होगे या किसी कोचिंग में एनरोल हो चुके होगे, ठीक है। तो वो लोग आपको क्या करेंगे, बेसिक प्रैक्टिस करा देते हैं आपकी, और वो आपकी थ्योरी करा देते हैं, है ना। लेकिन ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये होते हैं जस्ट सिलेक्शन फैक्टर्स, कि इससे जस्ट आपका जेईई क्वालिफाई हो जाता है ना। इससे रैंक नहीं आती। रैंक आने के लिए हमको क्या करना होता है, बैकलॉग्स नहीं क्रिएट करने होते, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन में जो होल्स हैं वो क्रिएट नहीं करने होते, रिवीजन रेगुलर रखना होता है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होता है, एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है, ठीक है। जेई एडवांस दे रहे हैं, हम आईआईटी की तैयारी करने आए थे, ठीक है। तो जेई एडवांस पे अगर सोल फोकस नहीं होता, जेई एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं होते अगर इस प्रोग्राम के अंदर, 250 घंटे जेई एडवांस के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहे होंगे, समझ रहे हो, सारे चैप्टर्स के जो भी जेई एडवांस में आते हैं। तो कितना इफेक्टिव है सोच रहे हो, अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस हो रहा है, राइट। और रिवीजन के लिए कुछ आपको वीडियोस मिलेंगी, कुछ टेक्निक्स मिलेंगे, कुछ प्लान्स मिलेंगे, बैकलॉग्स के लिए आपको प्लान्स मिलेंगे, कुछ सोर्सेज मिलेंगे जहाँ से बैकलॉग आप अपने आसानी से क्लियर कर सकते हो। और प्रॉब्लम सॉल्विंग का मैंने आपको बता ही दिया, साथ में पेपर सॉल्विंग भी मिलेगी, जो पेपर सॉल्विंग प्रोग्राम होगा वो भी इसके अंदर आपको मिलेगा, ऑलराइट। और बाकी टीजेसी के अगर कोई छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में एक मेगा प्रोग्राम है, बिकॉज इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। ट्रांसफॉर्मेशन इसका नाम क्यों है, क्योंकि 11th में आप जिस भी तरह से प्रिपरेशन कर रहे थे, 12th में आपको अपनी प्रिपरेशन को ट्रांसफॉर्म करना होगा, तभी ये हो पाएगा। क्योंकि 12th में जो सिलेबस होता है उसका वेटेज होता है 60%, ठीक है, 60% सिलेबस है, और आपके पास टाइम है 8 महीने। 11th के में आपके पास जो टाइम था वो था कितने महीने, 12 महीने। तो टाइम आपके पास कितना है, देखो ज़रा, टाइम आपके पास है 2:3, है ना, या बोलें कि 11:12 देखोगे अगर, तो 3:2। और कंप्लीट जो करना है वो करना है 40% रेशियो 60%, यानी कि 2:3, यानी कि 4/9 का डिफरेंस आ रहा है ना, या 9/4 का डिफरेंस आ रहा है 12th में। इसका मतलब 2.25 आपको स्पीड रखनी होगी। अगर आपने 11th में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया 11th के दौरान ही, समझ रहे हो, 11th में आपने 11th का सिलेबस कर लिया, अगर अगर वो स्पीड है सपोज एस, तो आपको 2.25 टाइम्स एस से चलना पड़ेगा 12th में 12th का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। समझ पा रहे हो उस बात को, 2.25 स्पीड से। और अभी तो अगर आपका 11th भी नहीं है तो इसका मतलब आपको एटलीस्ट 3 गुना स्पीड से चलना पड़ेगा। आप समझ रहे हो क्यों लोगों की रैंक नहीं आती, क्यों लोग लास्ट में रह जाते हैं, क्यों जिनका 11th कंप्लीट नहीं होता टाइम पे वो 12th में बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं बाद में, है ना, अगर वो अपने 11th के बैकलॉग कंप्लीट नहीं कर लेते, अपनी स्पीड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बढ़ा नहीं लेते, तो ठीक है। तो ये अंतर है, देखो सारे कितने मार्केट में इतने सारे कोर्सेज हैं, वो सब सिलेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा द जेई कम्युनिटी की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो सिलेक्शन ओरिएंटेड है ना। अगर आप यहाँ पे टाइम पे आ जाते हो, है ना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लास्ट के महीने में आते हैं, लास्ट के 2 महीने में आते हैं, जब हम कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर हमारे पास बस ये चाह रहा होता है कि किसी का अगर 80% आया तो 80 से 92 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, है ना, कोई 90-92 वाला है तो उसका 95-96 हो जाएगा। 2 महीने में कितना हो जाएगा, है ना। जादू तो होता नहीं है, सारा काम मेहनत से होता है और टेक्निक से होता है। मेहनत और मेथड, दो ही चीज़ें होती हैं, ठीक है, कोई मैजिक नहीं होता, है ना। तो लोग लास्ट में आते हैं, लेकिन जो पहले आ जाते हैं जो लोग, है ना, और ऑन रहते हैं पूरे साल, ठीक है, उनका डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव हो, क्योंकि सारी चीज़ें रैंक ओरिएंटेड हैं, तो भयंकर तरह से इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, राइट। ड्रॉपर्स के लिए भी आएगा, जो कि जेई 2022 टारगेट करते हैं, है ना, उनके लिए आएगा अपग्रेडेशन प्रोग्राम, ठीक है, वो डिफरेंट है, उसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी जो डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो वो लोग उसके अंदर आ सकते हैं, है ना। बट वो आएगी शायद, वो डेट जो है प्रोग्राम की वो आएगी 1 महीने बाद मे बी, या 1.5 महीने बाद, जो भी डेट्स होंगी एग्ज़ाम्स की, जेई मेन और जेई एडवांस की, उसके हिसाब से। तो अगर कोई ड्रॉपर भी है वो अगर एनरोल होना चाहता है, जब तक के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में एनरोल हो सकता है ना, फिर उसके बाद वो अपग्रेडेशन में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ये चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इस प्रोग्राम के बारे में बताओ, क्या है क्या नहीं है ना। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो सब लोग दें, ठीक है, जो उसके अंदर कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आपकी जेई प्रिपरेशन को, समझ रहे हो ना, आपकी जेई प्रिपरेशन को एक तरह से आपको ट्रैक करने में बहुत हेल्प करेंगे, है ना। ऐसे सवाल हैं जो आपकी आंखें खोल देंगे, है ना, और वो सवाल हैं जो मैटर करते हैं। आपको लगता है आप जो सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन बुक में वो मैटर करते हैं, नहीं, वो मैटर नहीं करते। वो जो सवाल हैं वो कई गुना ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। वो सवाल हैं जिनके अगर कोई सही जवाब देता है ना, सही जवाब मतलब कि उन सवालों को समझता है और
उसके जवाब हैं, है ना, उनको बहुत स्मार्टली देता है, ठीक है, उसे पता होता है इसका मतलब कि प्रिपरेशन करना क्या होता है और क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। तो वो तैयार है अच्छी रैंक लाने के लिए, है ना। जो नहीं है वो जान ले कि वो सवाल क्या है, ताकि वो उनका जवाब ढूंढे, है ना। तो वो थ्योरी वाले सवाल नहीं है ना, प्रैक्टिस वाले सवाल नहीं है वो आपके, ठीक है, क्योंकि ये जज नहीं करते, है ना, कि आप अपनी प्रिपरेशन में कहाँ जाओगे, ये जज नहीं करते, ठीक है। जब आप शुरू करते हो तब ये चीज़ें जज नहीं करती, कुछ और चीज़ें हैं जो जज करती हैं। तो वो आप देखो, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ जज कर रहे होंगे हम, है ना, और किस बेसिस पे इसके अंदर सिलेक्शन होगा, है ना। और जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा उनको बहुत बहुत हैवी हैवी स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, है ना। मैंने अभी भी कंप्लीट डिटेल्स नहीं बताया इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो इस बारे में नहीं थी, क्योंकि ये प्रोग्राम इस वीडियो में जो टॉपिक है उससे बहुत रिलेटेड है, तो मैंने इसके बारे में बताया, है ना। और वेबिनार भी इससे रिलेटेड है, ठीक है। वेबिनार तो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, वेबिनार तो है ही इसी बारे में, है ना। मोस्ट प्रॉब्ली तुमने वेबिनार नहीं देखा, इसलिए तुम ये सवाल पूछ रहे हो। जिसने भी सवाल पूछा था उसके बेसिस पे वीडियो बनी है, ऑलराइट। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। आप ये देखो कि कितने सारे बुलेट पॉइंट्स में आप इस वीडियो के अंदर जो लर्निंग थी उसको आप लिख सकते हो, कितने सारे बुलेट पॉइंट्स में, है ना। मेरे ख्याल से एटलीस्ट आप इसके 10 बुलेट पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है। इसमें ये मत करना कि अरे यार बैक करनी पड़ेगी और टाइम लगेगा, नहीं। आप दिन में एक वीडियो देखते हो, ठीक है, उसको ढंग से देख लो, उसके अंदर जो सिखाया गया है उसको आप ढंग से फॉलो करो, है ना। ढंग से फॉलो करो, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को बदलने वाली चीज़ है। ये एक वैसी चीज़ नहीं है कि आपको एक और चैप्टर याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना, कि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे, ऐसा नहीं है। इन वीडियोस से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन का ट्रैक चेंज कर सकते हो, इफ़ ओनली आप इसको ढंग से करो, फिर आप फॉलो करो, ठीक है। तो लर्निंग्स को लिखो नीचे, राइट, और लर्निंग को लिखने के बाद उन्हें फॉलो करो। ध्यान रखना, जो बुलेट पॉइंट्स आप लिखते हो ना, वो बुलेट पॉइंट्स ही फॉलो हो पाते हैं, है ना। अगर आप पैराग्राफ में अपनी लर्निंग लिख दोगे तो वो बिल्कुल फॉलो नहीं होगी, और जस्ट अगर आप वीडियो सुन के छोड़ दोगे बिल्कुल फॉलो नहीं होगी। कैसे फॉलो होगी, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिख लेना कि ओनली बुलेट पॉइंट्स आर अप्लाइड, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स को ही हम अप्लाई कर सकते हैं, बाकी बकवास को हम अप्लाई नहीं कर सकते, ऑलराइट। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।